फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंपल एक यूपीएससी एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख रहे हैं। आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ मिस्टेक्स दी गई हैं। उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। ये सिंपल एक क्वेश्चन दिया है, हमें सिर्फ चेंजेस करना है सेंटेंस में, जो भी मिस्टेक्स है सिर्फ मिस्टेक्स को, और कुछ हमें सेंटेंस को रीराइट नहीं करना है, अपने वर्ड्स में नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। अब ऐसे पढ़ने में तो ये सेंटेंस बड़ा ही सही लग रहा है, राइट? हम सोच ही नहीं सकते कि इसमें कोई गलती है, क्योंकि क्या मिस्टेक लग रही है ना इस सेंटेंस में। पर एक छोटी सी गलती है। देखिए, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम उससे नाराज होते हैं, उस पर नाराज होते हैं। वो सेंटेंस हिंदी वाइज भी गलत है। ठीक है, मैं उस पर नाराज हूं, ये ग्रामेटिकली हिंदी ग्रामर भी अगर देखे तो भी गलत है। मैं उससे नाराज हूं, राइट? तो उससे का इंग्लिश क्या होता है? विथ। सो द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय नहीं होता है, द मैनेजर वॉज एंग्री विथ द एम्प्लॉय। तो करेक्ट क्या है? द मैनेजर वॉज एंग्री विथ द एम्प्लॉय। ठीक है, अपॉन यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, वन ऑफ द आंसर वॉज रॉन्ग। अब जब हम वन ऑफ पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि बहुत सारे जवाब थे, उनमें से एक जवाब गलत था। ठीक है, अब जब बहुत सारे जवाब थे तो आंसर का प्लूरल तो आंसर्स होते हैं, राइट? तो वन ऑफ द आंसर वाज रॉन्ग कैसे हो सकता है? इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द आंसर्स वाज रॉन्ग। मतलब बहुत सारे जवाबों में से एक जवाब गलत था। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड बाय न्यू फर्नीचर्स फॉर योर हाउस। यू शुड बाय, शुड मतलब चाहिए। ओके, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मतलब आपने जब भी कहना है कि कुछ आपने कुछ करना चाहिए, डोंट माइंड माई हिंदी हैंड राइटिंग, पर हाँ, अगर आपको कहना है कि आपने कुछ करना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? यू शुड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें काम ढूंढना चाहिए, यू शुड लुक फॉर अ जॉब। ठीक है, तो शुड मतलब कुछ भी काम जब हमें कहना है कि करना चाहिए तब हम शुड यूज करते हैं। बाय न्यू फर्नीचर्स फॉर योर हाउस। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? ठीक ही लग रहा है कि तुम्हें अपने घर के लिए नए फर्नीचर्स लेना चाहिए। सही है? नहीं, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है। ठीक है, आप एक कुर्सी खरीदो या आप 10 कुर्सी खरीदो, आप कहेंगे तो फर्नीचर ही। आई बॉट फर्नीचर फॉर माई हाउस, आई बॉट फर्नीचर फॉर माई हाउस। फर्नीचर्स नहीं होते हैं, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है। यू शुड बाय न्यू फर्नीचर फॉर योर हाउस, नॉट फर्नीचर्स। ओके, नेक्स्ट, they pitched the tent besides the lake. Now, they pitched मतलब उन्होंने लगाया, बनाया या गाड़ा, टेंट गाड़ा। कहाँ गाड़ा? बिसाइड्स द लेक, तालाब के बाजू में। क्या गलत है इस सेंटेंस में? कुछ लगा? डू यू थिंक इस सेंटेंस में कुछ गलत है? गैस कीजिए।
बिसाइड्स द लेक नहीं होता है। बिसाइड्स हम कब यूज करते हैं? जब हमें कहना हो कि इसके अलावा, ठीक है। बिसाइड्स हम यूज करते हैं इसके अलावा। यहाँ पर हम इसके अलावा नहीं कह रहे, हम जगह बता रहे हैं कि तालाब के बाजू में। तो बाजू में कहने के लिए हम बिसाइड्स यूज नहीं करते, हम कहते हैं beside, beside the lake. They pitched the tent beside the lake, not besides. Besides जैसा शब्द नहीं होता है यहाँ पे, ओके। बाजू में के लिए हम besides नहीं यूज करते, इसके अलावा के लिए हम besides. Besides coffee, I'd like some noodles. मतलब कॉफी के अलावा मुझे नूडल्स भी चाहिए, ओके। Besides this presentation, I have to work on another presentation as well. मतलब इस presentation के अलावा मुझे एक और presentation पर काम करना है, right? Next, the woodcutter was falling the trees in the forest. The woodcutter, woodcutter मतलब लकड़ी काटने वाला, ठीक है। Was falling, falling मतलब गिरना, falling मतलब गिरना, गिरना। So the woodcutter was falling the trees in the forest. दो चीजें लग रही हैं यहाँ। The woodcutter was falling, या तो लकड़ी काटने वाला गिर रहा था, या falling the trees in the forest मतलब एक्चुअली ऐसा तो इंग्लिश में कोई सेंटेंस होता नहीं है, पर या तो झाड़ गिर रहे होंगे, पर क्या झाड़ खुद से गिर रहे हैं? नहीं, woodcutter उन झाड़ों को काट रहा है। हमें गिरना नहीं कहना है, हमें काटना या गिराना कहना है। तो काटना या गिराना के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फेलिंग। फेलिंग मतलब झाड़ काटना या उन्हें गिराना, ठीक है। तो यहाँ सही सेंटेंस क्या होगा? The woodcutter was felling the trees, not falling the trees, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा सेंटेंस हो जाएगा। The woodcutter was falling the trees मतलब झाड़ काटने वाला गिर रहा था झाड़ जंगल में, मतलब उस सेंटेंस का कोई ढंग का मीनिंग है ही नहीं, राइट। The woodcutter was felling the trees in the forest. Felling मतलब झाड़ काट के गिराना। Next, the hens had stopped laying eggs. The hens had stopped मतलब मुर्गियों ने बंद कर दिया था laying eggs. अब laying के दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है लेटना, ओके, या पड़े रहना या गिर जाना। गिरना तो नहीं कह सकते, पर लेटना या पड़े रहना। और laying का दूसरा मतलब होता है झूठ बोलना, ओके। तो अब यहाँ ना तो मुर्गियाँ अंडे लेट रही हैं, ना तो मुर्गियाँ झूठे अंडे दे रही है, या वॉटेवर आप जो भी समझो सेंटेंस का मतलब। तो यहाँ क्या होगा? लाइंग नहीं होगा, हम कहेंगे लेइंग, ओके। ले मतलब अंडे देना, ले मतलब भी एक्चुअली लेटना होता है, पर यहाँ पर ले का मतलब होता है अंडे देना। laying the eggs. The hens had stopped laying the eggs मतलब मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया था। had है तो past tense, ठीक है, मतलब कि मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया था। Alright? Next, the mother sings until the child does not go to sleep. अच्छा, ये बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस है। The mother sings मतलब क्या? कि माँ गाती है। Until मतलब एक्चुअली कब हम यूज करते हैं? जब हमें कहना है कि कोई काम हो नहीं जाता, जब तक ऐसा हो नहीं जाता, ओके। तो यहीं पे हम क्या कह रहे हैं? जब तक ऐसा हो नहीं जाता, ठीक है। Until का मतलब जब तक ऐसा हो नहीं जाता। क्या नहीं हो जाता? The child does not go to sleep मतलब जब तक क्या नहीं हो जाता? जब तक बच्चा सो नहीं जाता। पर यहाँ पर
ऑलरेडी एक बार आप नहीं अगर अंटिल के थ्रू यूज कर रहे हो तो दूसरी बार आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में एक्चुअली समझने की कोशिश करो तो ये ऐसा कह रही है कि जब तक बच्चा नहीं सो रहा है तब तक माँ गाते ही जा रही है, मतलब बच्चे की सोने की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस का कोई ढंग का मीनिंग है ही नहीं। एक्चुअली सही मीनिंग क्या होगा कि माँ गाती है जब तक बच्चा सो नहीं जाता। पर ये जो सेंटेंस है ना, द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप, इसको अगर आप अकेले देखोगे तो इसका यही मतलब है कि जब तक कि बच्चा सो नहीं रहा है, द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप, मतलब बच्चा सोता नहीं है। इन जनरल कि बच्चा सोता नहीं है। आप अगर इस सेंटेंस को सिर्फ इतने पार्ट को, द चाइल्ड डज नॉट गो टू स्लीप, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखोगे तो ये सेंटेंस सही है। मगर अगर आप उसमें इतना भाग जोड़ दोगे, द मदर सिंग्स अंटिल, तो फिर ये पोर्शन गलत हो जाएगा। अंटिल के साथ हम ये सेंटेंस को नहीं जोड़ सकते। अंटिल के साथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आता है। ये क्या हो गया, नॉट आने की वजह से ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिख सकते यहाँ पर। हम क्या लिखेंगे, until the child goes to sleep, the mother sings until the child goes to sleep। ठीक है, तो हम पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, द मदर सिंग्स until the child goes to sleep। तो ये याद रखना है, जब भी until होगा ना उसके साथ कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, there was no one to look at the children in the hostel। look at का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ देखना। look at किसी के तरफ देखना। ठीक है, क्या हम यहाँ पे किसी के तरफ देखने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, हम बच्चों का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। there was no one मतलब वहां, there was वहां कोई नहीं था, there was no one to look at the children मतलब बच्चों को देखने के लिए हॉस्टल में कोई नहीं था। पर बच्चों को देखना है नहीं, बच्चों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने के लिए हम look at, to look at नहीं यूज कर सकते। हम वहां क्या यूज करेंगे, look after। look after मतलब किसी का ध्यान देना। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब किसी को ध्यान देना, किसी के तरफ ध्यान देना। राइट, तो सही सेंटेंस क्या होगा, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल। ठीक है, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर, सॉरी, लुक एट यहाँ पर गलत है। ऑलराइट, बहुत ही छोटी बहुत ही सिंपल चीजें हैं, पर ये एकदम आसान है ये मार्क्स लेना इस पेपर में। ठीक है, पर आपको बहुत ही बारीकी से एक एक सेंटेंस को समझना होगा। ऑलराइट, सॉरी, नेक्स्ट, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर। एक चीज हमेशा याद रखना, अवेटेड या अवेट या अवेटिंग। ठीक है, अवेट, अवेटेड या अवेटिंग, किसी के साथ भी फॉर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, द रिप्लाई इज अवेटेड, आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई और आई एम अवेटिंग योर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सही सेंटेंसेस होते हैं। वेट के साथ फॉर आएगा, दैट इज करेक्ट। अगर आप लिखते हैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई या आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो वो सही है। पर आप अवेटिंग के साथ कभी या अवेटेड के साथ कभी फॉर नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर नहीं होता, द रिप्लाई इज अवेटेड, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, द चेयरमैन फ्लू द फ्लैग। बहुत ही फनी सेंटेंस है ये। द चेयरमैन फ्लू मतलब क्या, चेयरमैन उड़ गया। फ्लू मतलब तो क्या होता है, उड़ जाना। तो क्या चेयरमैन उड़ गया है? नहीं। तो क्या फ्लैग उड़ गया है? नहीं, कोई भी नहीं उड़ा, फ्लैग को लहराया गया है। ठीक है, जैसे झंडा लहराते हैं ना, झंडे को लहराया गया है।
चेयरमैन ने झंडा उड़ाया नहीं है, राइट। तो यहाँ पर फ्लू जो वर्ड है ना, ये गलत है। जब भी हम झंडा लहराने की बात करते हैं तो हम कहते हैं hoisted, hoisted the flag, the chairman hoisted the flag। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है hoisted, ना कि सॉरी ना कि फ्लू। उड़ नहीं गया है, ना चेयरमैन उड़ा है ना झंडा, hoisted the flag। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू एवरी डे। मैं एवरी डे रात को लाइव भी जाती हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 12 AM। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, आप मेरा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड आप चाहें तो चैट पे मतलब लाइव पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली उसी वक्त जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनको क्लैरिफाई करके दे सकती हूँ। ऑलराइट, आई होप you enjoyed this video. Please subscribe to the channel and give this video a thumbs up. And thank you for watching. Please subscribe to English Everyday.